नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। 2025 निकल गया। अब 2026 के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करिए, विशेषकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में डर लगता है या इंग्लिश उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं सीखी है, ग्रामीण सेक्शन से रहे हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में अच्छे से पता है कि इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। बहरहाल कुछ भी रहा हो, कारण कोई भी हो, लेकिन अगर इंग्लिश में उन्हें डर लगता है तो वो भी अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं नवल सर, आपको मेरा जो बैकग्राउंड है हिंदी मीडियम का रहा और हिंदी मीडियम में रहकर मैंने अपनी इंग्लिश को अच्छा किया और उसके बाद मैंने इंग्लिश को पढ़ाना चालू किया और धीरे धीरे करके इंग्लिश भी बहुत मतलब जान ये तो नहीं कह सकता कि इसमें सुपीरियर हो गया, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना मुझे एग्जाम निकालना था उस हिसाब से मैं बेहतर हूँ। बेस्ट तो नहीं हूँ लेकिन बेहतर हूँ, मैं कर लूंगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को करने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्ट से जो डर है उसको निकालो। अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि एसएससी करें, तो एसएससी को करने से पहले या एसएससी को अपन जैसे कहते हैं तो एसएससी समझ तो लो कि एसएससी क्या है। ठीक है, तो एसएससी क्या है? एसएससी बोलता है कि मुझे करने के लिए मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जीएस चाहिए और इंग्लिश चाहिए। ठीक है, यानी हम जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस रास्ते पर हमें क्या क्या सब सुविधाएं मिलेंगी, या हम कह सकते हैं क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या संघर्ष है, उसको तो जज कर लें। तो संघर्ष क्या है एसएससी पास करने के लिए कि मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए और जीएस चाहिए। अब इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो इंग्लिश में क्या स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है तो इंग्लिश ऐसा लगता है कि यार बेकार सब्जेक्ट है, हो ही नहीं पाएगा। कुछ तो ये कहते हुए भी सुना होगा कि मैथ तो फिर भी हो जाता है लेकिन इंग्लिश नहीं होती है। अरे इंग्लिश बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट हमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है तो अब एकदम पढ़ेंगे तो वो कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने स्टार्टिंग से ही कभी मैथ ना पढ़ा हो और फिर उसको एकदम मैथ पढ़ना पड़े, तो उसको कोई भी सब्जेक्ट अच्छा लगेगा लेकिन मैथ अच्छा नहीं लगेगा। भाई इस सब इनकी अगर अपन बात करें, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस और इनके भी तो टीचर ही होते हैं ना। और जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है इसका मतलब वो उसमें स्पेशलिस्ट है, यानी वो उसको अच्छा कर रहा है, उसने उस सब्जेक्ट को अच्छा किया। तो कैसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट बेकार होता है? अगर मैथ बेकार होता है तो मैथ के इतने सारे टीचर क्यों हैं? इंग्लिश बेकार है तो इंग्लिश के इतने सारे टीचर क्यों हैं? जीएस बेकार है तो जीएस के इतने धुरंधर टीचर क्यों डले हुए? और रीजनिंग अगर बेकार है तो ऐसे अच्छे से अच्छे टीचर क्यों डले हुए? कारण ये होता है किसी का फेवरेट मैथ है तो किसी का फेवरेट जीएस है तो किसी का फेवरेट मैथ रीजनिंग है तो किसी का इंग्लिश है। बहरहाल मैं इंग्लिश की बात करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है, अगर अच्छे से सीखोगे तो इंग्लिश को भी सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं नरेशन पे। मैं लगातार आपको नरेशन के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, नरेशन में बेटा अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन ने नरेशन। नरेशन में अपन क्या देखते हैं कि एक तरफ होता है डायरेक्ट, एक तरफ अपन क्या देखते हैं डायरेक्ट बेटा, और दूसरी तरफ अपन देखते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट में जो भी पोजीशन होती हैं उसके हिसाब से अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं। डायरेक्ट में हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज प्रेजेंट है यानी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है तो इनडायरेक्ट में हम हमेशा पास्ट रखते हैं, हमेशा ही क्या रखेंगे, पास्ट रखेंगे। जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस है तो यहाँ हो जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अगर यहाँ पर इज एम आर है तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, वॉज और वर। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट में हैज और हैव मिलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड। अगर यहाँ पर आपको बिल मिल रहा है तो बिल का मतलब यहाँ पास्ट क्या हो जाएगा, वुड। अगर आपको कैन मिलता है तो कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड। कहने का मतलब ये है कि जब प्रेजेंट होगा तो उसका पास्ट बनता ही बनता है। अब जो नरेशन है उसमें कई सारे टाइप भी अलग अलग होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 100% टाइप है, तो 100% में से 70% अपना आंसर हेल्पिंग वर्ब या फिर कीवर्ड्स। ठीक है, या तो मैं हेल्पिंग वर्ब कहूँ या किसी भी कीवर्ड्स को पकड़ लेना, वो आपका आंसर दे देगा। अब बचा कितना, 30%। ये जो 30% है ये अदर पर डिपेंड होता है और इसके लिए हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको इजी मिल जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको सिर्फ डिफिकल्ट ही मिलेगा, दोनों मिलते हैं।
पैरेलल चलते हैं, जहां आपको इजी मिलेगा वहां आपको हार्ड भी मिलेगा, तो दोनों चलते, इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपको सिर्फ इजी इजी ही मिल जाए। क्वेश्चन वही है, हार्ड को हार्ड ही रखना है कि उसको इजी करना है, ये आपके ऊपर है। अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो कैसा भी क्वेश्चन होगा वो आप कर ले जाओगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, टॉपिक पे कमांड अच्छी नहीं है, तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। हार्ड तो हार्ड लगेगा ही लगेगा, डिफिकल्ट है वो तो डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो इजी है वो भी डिफिकल्ट लगने लगेगा, तो ऐसा नहीं। जैसे इस ओवरऑल क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये वाला जो भाग है वो कहलाता है आरबी, और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है आरएस, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये हो गया इम्पेरेटिव। ये क्या हो गया बेटा, इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव में क्या होता है, हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं और ऑब्जेक्ट और सेंटेंस खत्म कर देते हैं, यानी हम डायरेक्ट किसी बात को बिना सब्जेक्ट के किसी बात को कहते हैं, ठीक है। अब जब इम्पेरेटिव होगा ना बेटा, तो यहाँ जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इसमें अपन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। यहाँ अपन किसका प्रयोग करते हैं, टू का। आप टू देखो कितने में है, डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट दैट, दैट है हटा दो। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, टू है रोक दो। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, टू है रोक दो। द डॉक्टर आस्क द पेशेंट टेक है हटा दो, ठीक है। तो हमारे चार ऑप्शन थे, चार में से हमारे दो हट गए। किसने हटा दिया, कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू आएगा, तो दो ऑप्शन तो अपने हट गए। एक में दैट दिया था और एक में तो टू दिया ही नहीं है, तो ये दोनों हट गए। अब बचे कौन से दो, दो ऑप्शन बचे, यानी दूसरा और तीसरा। अब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ एडवाइस है, यहाँ सजेस्टेड है। यहाँ पर अपन बात करेंगे द पेशेंट, ठीक है। द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइस सजेस्ट द पेशेंट, पेशेंट टू टेक, टू टेक कंप्लीट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, दोनों एक जैसे आ रहे हैं। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो किस बात का है, एडवाइस का और सजेस्टेड का। तो डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट को क्या दे रहा है, तो यहाँ पर सेट की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस का। किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। सजेस्ट नहीं करेंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे, क्या करेंगे अपन, एडवाइस करेंगे, यानी हम सलाह देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। एक तो ये बहुत मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन समझना कि जिस तरीके का क्वेश्चन दिया था उतना ही अपन ने इसमें आंसर लगाने में मतलब अच्छी बरियत देखी हुई है। अगर इसी क्वेश्चन को अपन देखते ही आंसर करें तो, देखते ही आंसर करोगे तो एक तो तरीका सीधा सीधा ये है कि यहाँ अपन ने सेंटेंस को देखा और सेंटेंस को देखा तो ये हो गया इम्पेरेटिव। ये क्या हो गया बेटा, इम्पेरेटिव, ठीक है। तो ये हो गया इम्पेरेटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं अपन इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हम दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपन तय करते हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है या ऑर्डर कर रहा है, इस तरीके से अपन जज करते हैं। सेंटेंस आगे पढ़ा, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, तो डॉक्टर पेशेंट से कहेगा तो सीधा सीधा यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस का। आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो पैसिव वॉइस में आपको इंपेरेटिव के बारे में पता होगा। प्लीज और काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस को पढ़ा अगर उसमें एडवाइस दे रहे हैं तो एडवाइस का प्रयोग करते हैं। यू आर एडवाइस टू, ऑर्डर है तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, यू आर ऑर्डर टू, इस तरीके। वही चीज इसमें भी चलती से हम डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सेड टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस का। आप चारों ऑप्शन में एडवाइस देख लो कहाँ है, इसमें टोल्ड है, इसमें एडवाइस है, इसमें सजेस्टेड है, इसमें आस्क है, सब हट गए, आंसर हो गया दूसरा वाला। तो सेंटेंस वही है। आपके अगर टॉपिक पे कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी करोगे, और कमांड अगर नहीं है तो आपको फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है बेटा। इंग्लिश बेकार नहीं है, हाँ ये बात जरूर है कि हमने कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने नहीं पढ़ी है। और ज्यादातर ऐसा कहने वाला कि इंग्लिश कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश में ये वो ज्यादातर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट या फिर ऐसा स्टूडेंट जिसने नहीं पढ़ी है और नहीं पढ़ाई जाती है, तो बात बिल्कुल 100% सही है। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेंटेंस लिखा है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा विल कम अगेन, तो यहाँ जो विल लिखा है इसका अब सीधा सीधा देखो कि बुड़ कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ बिल है, यहाँ इज है, यहाँ बिल है, तो तीनों ही हट गए, अगले में गए बुड़ है, आंसर। ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कराए हैं या पहले की वीडियो में कराए हैं, अभी करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं।
आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको लग रहा होगा कि सिंपल सिंपल टाइप कर लिए होंगे। ऐसा नहीं, जो क्वेश्चन जैसे आए हैं वैसे टाइप में करते हैं, डिफिकल्ट भी आ रहे हैं और इजी भी आ रहा है। अब सेंटेंस ये जो है ना आया हुआ है, ठीक है, आया हुआ है सेंटेंस, तो देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजी इजी ही आ जाए और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डिफिकल्ट ही आ जाए, दोनों चलते हैं। कभी आपको क्या मिल जाएगा डिफिकल्ट, तो कभी आपको मिल जाएगा कि यार बहुत इजी है, कि बिल का बुड़ी है आंसर हो गया। तो मिलता है बेटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कर रहे हैं, नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सेंट, अब आर बी और आर एस क्या कहेगा ये सब छोड़ो, अभी आप केवल ये पकड़ो ब्रॉड। अब ये जो ब्रॉड है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये किस में चेंज हो जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उठाओ, कहाँ है, ठीक, आई ब्राउट हटा दो, हेड मिल रहा है रोक के चलो, हेड मिल रहा है रोक के चलो, और ये हटा दो, दो हट गए, दो हट गए। अब दोनों को मैच कर लो, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट, यहां तक ठीक है, आई सही है, आई हैड ब्रॉड ब्रॉड हर अडॉल। यानी पूरे सेंटेंस को अगर अपन देखें ना, तो यहां तक जो सेंटेंस है वो एक जैसा है, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा है, केवल एक अंतर आ रहा है, यहाँ लिखा है द प्रीवियस डे और यहाँ पर लिखा है यस्टरडे। तो यहाँ जो यस्टरडे लिखा है ना, इसका होता है द प्रीवियस डे, इसको भी अपन चेंज करते हैं। और ये ये क्या है, यस्टरडे, यस्टरडे पास्ट है, पर डायरेक्ट में अगर यस्टरडे दिया है ना, तो इनडायरेक्ट में इसका भी पास्ट बनता है और इसका पास्ट होता है द प्रीवियस डे। दोनों में कौन सा है, प्रीवियस डे सेकंड वाला, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। यानी हमने देखा कि एक तो इसने हेल्प कर दी और बची कुछ ही दूसरी हेल्प इसने कर दी। बाकी बताओ सेंटेंस बनाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, सेंटेंस बनाने की हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द कमांडर सेड टू द आर्मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मार्च फॉरवर्ड। सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट में आ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव अगर सेंटेंस है तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में है। अगर ऐसा है तो बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप देख लो टू का प्रयोग करेंगे। टू कहाँ है बस उठाओ, ठीक है, पहले में तो टू नहीं है, हटा दो, ठीक, इसके बाद में ये इसमें टू है, इसमें टू है, ठीक है, कोई बात। सेंटेंस को पढ़ो, द कमांडर सेड टू द आर्मी, जो कमांडर है वो आर्मी से कहेगा, तो सेड की जगह किसका प्रयोग करेगा, वो कमांडर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। आप देखो ऑर्डर कहाँ है, आस्क ऑर्डर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड नहीं आएगा और ये पहले ही हट गया, आंसर हो गया ये वाला। और अगर डायरेक्ट भी अगर आप जाओगे ना, तो आपको अगर टॉपिक पे कमांड बहुत अच्छी है, तो इंपेरेटिव में हम ये देखते हैं कि प्लीज और काइंडली लिखा हो तो रिक्वेस्ट आएगा। और अगर सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं तो यू आर एडवाइस्ड है, यानी एडवाइस के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। अगर ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर के हिसाब से सेंटेंस बनेगा। आप इसमें देखोगे ना, तो यहाँ कमांडर है वो आर्मी को क्या करेगा, भाई सीधी सीधा वो करेगा, ऑर्डर करेगा। ऑर्डर कौन से ऑप्शन में था, एक ही में था, तो आंसर वैसे हो जाता, टू की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो आंसर कौन सा हो जाता, सेकंड वाला, ठीक है। इसके बाद देखा अपन ने अगला, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर जैसे अपन कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ो जरा क्या लिखा है, द टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, कि गांधी जी का जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था। इस प्रकार के जो सेंटेंस है ना, ये कहलाते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या, यूनिवर्स से जुड़ी हुई सभी चीजें, किसी की डेथ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, यानी एक ऐसा सत्य जिसे सभी जगह एक समान माना जाता हो, सार्वभौमिक सत्य, सभी जगह एक जैसा माना जाता हो, तो उसे अपन कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल जो ट्रूथ है ना, ये हमेशा कैसा रहता है, नो चेंज, इसको कभी चेंज नहीं करते, ठीक है। हैबिचुअल फैक्ट या नो यूनिवर्सल ट्रूथ के टेंस को कभी भी हम चेंज नहीं करते। तो जैसा लिखा है वैसा का वैसा ढूंढो कहाँ है। धोखे से वॉज का हेडबिन नहीं कर देना, हेडबिन तब करते हैं जब वर्ब के साथ हो। सेंटेंस अगर यूनिवर्सल या हैबिचुअल फैक्ट में, तो फिर अपन चेंज नहीं करते। आप सीधा सीधा उठाओ, गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, इसमें तो है,
ये हैड बीन है और ये वॉज वॉन है, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हट गया। अब तीन बचे। यहाँ क्या है सेड, और यहाँ क्या दे रहा है सेज, हट गया। यहाँ पर क्या दे रहा है विल से, ये हट गया। आंसर बचा द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया। टीचर ने कहा कि गांधी जी का जन्म जो था वो इंडिया में हुआ था। आंसर हो गया, ठीक है। चल, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। अब इस प्रकार का जो सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले तो अपन ने ये देखा कि ये जो सेंटेंस है ये हो गया इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस कैसा हो गया बेटा, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अपन कैसा बनाएंगे, जब सेंटेंस बनाते हैं ना, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो कैसा बनाएंगे, सिंपल। सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद जैसी हेल्पिंग वर्ब वैसी वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये रहा पॉइंट यानी फुल स्टॉप। और कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह ये डबल इंटरोगेटिव है ना, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह वाई का वाई आएगा। यहां से ये सेंटेंस बनेगा। अब इसमें इंटरोगेटिव है तो सेट की जगह पर किसका प्रयोग करोगे, आस्क्ड का। पहले तो आस्क्ड से देख लो, आस्क से उठ रहा है कि ना, आस्क्ड है, तो यहाँ पर ये दोनों तो हट गए। अब कितने बचे, दो। आस्क्ड चाहिए हमें, तो दो ऑप्शन तो हट गए, दो ऑप्शन बचे। क्यों मेहनत करना है, सीधा सिंपल स्ट्रक्चर मिला लो और हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मिला लो अगर जाना है तो, कोई बात नहीं। ये लिखा है डू यू डिस्टर्ब। डू क्या हो गया हमारे लिए, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट। डिस्टर्ब क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस किस में गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या, सिंपल। तो पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होता है, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या लिखा, डू यू और डिस्टर्ब, डिस्टर्ब द, और ये अपन ने लिखा क्लास। ये हो गया। को अपन चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के, या पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाएंगे। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ इस यू को स्टूडेंट से बदलेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, ही। अब डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए तो डिस्टर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, डिस्टर्ब्ड। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास। अब इतना ढूंढो किस में, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ गया, वाई, और आगे क्या लिखा था, द टीचर से टू, तो क्या आ जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही डिस्टर्ब्ड द क्लास। आप देखो ये हेड में, तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला, थर्ड वाला, सॉरी, आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। तो ये जो एक सेंटेंस कराने के साथ में मैं इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको नोट डाउन करना, अच्छे से समझना, और फिर प्रैक्टिस करो, जमकर प्रैक्टिस करो। एक विराट कोहली ने कितना क्रिकेट खेला, हर कोई भी क्रिकेटर हो लगातार क्रिकेट खेलता रहता है, फिर भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है तो एक हाथ दो चार दिन एक्स्ट्रा बचे तो वार्म अप मैच करा देते, क्यों। और इतना मैच खेलने के बाद भी वो प्रैक्टिस ही करते रहते हैं, तभी वो एक महान खिलाड़ी बनते हैं। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस से एक चीज और अच्छी है, प्रैक्टिस से ना सिर्फ हम इतना सीखते हैं कि जितना हमें टीचर ने बताया, बल्कि प्रैक्टिस से हम टीचर से जाना भी सीख जाते हैं। क्योंकि कई तरीके की चीजें मिलती हैं, कई तरीके, किसी भी टॉपिक में आप प्रैक्टिस करो, आपको मजा आने वाला, मजा आता भी। ठीक है, चले इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से इंटरोगेटिव है। अब इंटरोगेटिव है, कोई बात नहीं, आप तो विल का वुड उठाओ। अब जैसे ही विल का वुड उठाओगे तो आप क्वेश्चन देखो, वुड वुड वुड, ये दोनों तो विल है, हटा दो।
नहीं देखना सेंटेंस सिंपल बनाया है क्या बनाया है क्या नहीं, देखना ही नहीं है। आप सबसे पहले देखो कि बिल का बुड होता है, बिल का बुड नहीं दिया तो इसके आगे हम कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चाहे भले ही आपने सेंटेंस सही बनाया, उससे मतलब नहीं है। बिल का तो बुड होता है, हट गए दो। अब दो बचे, दोनों में क्या है, इंटरोगेटिव है ना, सेड नहीं होता, आस्क्ड होता। आंसर हो गया सेकंड वाला। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला, ठीक है। चले, आप दूसरे तक कैसे, आपको सेंटेंस करना आना चाहिए, करने का तरीका आपका कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के जैसे मत बनो, सीखो सबसे, पर तरीका अपना यूज करो। ऐसा नहीं है, आधे से ज्यादा क्या, मतलब ये मानकर चलना 60 to 70% स्टूडेंट्स पता है जिस टीचर से सीखता है उसी के टीचर जैसा बनने की कोशिश करता है। सबका टैलेंट अलग अलग है, सबकी पहचान अलग अलग है, सबके सबका माइंड यूज करने का तरीका सबका अलग अलग है। आप अपना खोजो, आप देखो कि वो अगर इस कीवर्ड से आंसर लेके आ रहा है तो मैं दूसरे कीवर्ड से आंसर लेके आ सकता हूँ क्या। अरे छोड़ो इस बात को कि टीचर क्या कर रहा है, टीचर से टॉपिक अच्छा सीखो, पर मास्टरी अपने आप से हासिल करो। मैं खुद एक टीचर होके इस बात को आपको बता रहा हूँ, टीचर से अच्छा सीख लो, जितना मन पड़े उससे सीख लो, उससे ज्ञान पूरा अर्जित कर लो, लेकिन मास्टरी अपने हिसाब से हासिल करो। मैं कैसे चल सकता हूँ ये मुझे पता है। मान के चलो मैंने दो स्टूडेंट बिठा दिए, एक बिठा दिया ए और एक बिठा दिया बी, ठीक है। मैंने दोनों को ही पढ़ाया, पर एक का दिमाग सेंटेंस को देखते ही अलग चल रहा है, दूसरे का दिमाग कुछ और चल रहा है, एक ने कीवर्ड कुछ और पकड़ा और दूसरे ने कीवर्ड और कुछ पकड़ा। तो ये अब मैं इनमें भेदभाव नहीं कर सकता कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों। मैं कहता हूँ तुम करो यार, जो करना है वो करो, जो मन करे वो करो, खुश रहो मस्त रहो, जो करना है वो करो। ना मैं 10 घंटे की पढ़ाई चाहता हूँ, ना मैं 20 घंटे की पढ़ाई चाहता हूँ, और ना मैं तुमसे कहता हूँ कि 24 घंटे कर पढ़ाई कम पढ़ रही है तो भगवान से 25वां घंटा बनवा लो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ो तो 10 मिनट का भी बहुत होता है, ना पढ़ने वाला तो 10 घंटे में भी बैठा रहा लेकिन वो कुछ नहीं करता। तो अब ए और बी से पूछा तो ए ने कहा कुछ नहीं सर, मैंने देखा इंटरोगेटिव है तो मैंने तो ये उठा लिया था कि सेट टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा। बी से पूछा तूने क्या सोचा, मैंने विल उठा लिया था। अब अगर ए से पूछा कि सेट टू की जगह आस्क्ड आ जाएगा तो तूने अपना आंसर कैसे ले लिया। तो सीधा सीधा है, उसने कहा कि मैं आस्क्ड के हिसाब से चला गया था, ये हट गया ये हट गया, और फिर मैंने दोनों में मैच कर लिया था। क्या कर लिया था कि बिल का यहाँ पर बुड होगा, तो आंसर हो गया सेकंड वाला, क्योंकि तीसरे वाले में तो विल का विल दे रहा है। अब बी वाले से पूछा कि तूने कैसे क्वेश्चन को किया, बी बोला मैंने तो पहले से ही बिल उठाया था। अब मैंने पहले से ही विल उठाया था ना, तो विल का बुड होता है, तो यहाँ पर बुड है, यहाँ पर बुड है, और यहाँ पर बिल है, यहाँ पर बिल है, तो ये दोनों तो मेरे लिए इसलिए हट गए थे। फिर क्या दिक्कत हो गई कि इन दोनों में मैंने फिर ये देखा कि सेड की जगह आस्क्ड आएगा, तो इसमें सेड का सेड था, इसमें आस्क्ड था, मेरा आंसर यहाँ आ गया। मतलब ए ऐसे गया और ऐसे आंसर लेकर आया, और जो ये था ए, और जो बी था वो ऐसे गया और ऐसे आंसर लेकर आया। तो आंसर तो दोनों का आया कि नहीं आया, आंसर दोनों का ही आया कि नहीं आया। मेरा मतलब आपको इस बात को समझाना है कि इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को अगर अच्छे से सीखोगे तो इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप उसको सीखिए, ठीक है। अगला, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके का जो सेंटेंस है यूनिवर्सल होता है, और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमेशा ध्यान रखना, नो चेंज होता है, नो चेंज। और ये नो चेंज होता है तो जैसा है वैसा का वैसा उठाओ। द द मदर सेज टू द चाइल्ड, सेज है ना तो सेज में उठा लो, ये टेल्स, सेज टू अ टेल्स दैट द चाइल्ड द सन रोज, रोज नहीं होगा हटा दो, सेज द सन राइजेस, और टेल्स, ये सेज नहीं होगा, टेल्स होगा तो सन राइजेस इन द ईस्ट, तो आंसर हो गया थर्ड वाला। आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला। इनफॉर्म्स वगैरह कुछ नहीं होता, हटा दो, आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है। चले, आधे से ज्यादा तो जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ी बहुत आ भी जाती है ना, तो वो जो बहुत थोड़ी बहुत और ज्यादा इंग्लिश जानते हैं वो लोग डरा देते हैं। वो सिखाते ऐसे नहीं पढ़ते, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, और ऐसे मतलब बिल्कुल प्योरली इंग्लिश मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो अरे गरीब बच्चे हैं,
ग्रामीण सेक्शन से है, इनको इंग्लिश वैसे ही पढ़ना नहीं आती है, इनको सीखने दो, जैसे सीख रहे हैं वैसे सीखने दो, और जब इनको एहसास होगा ये खुद ही सुधार लेंगे। लेकिन आधे से ज्यादा तो क्या है, वो क्लास में बैठे होते हैं तो उनका अगर कोई बच्चा डाउट में पूछ भी लेता है किसी भी तो आधे से ज्यादा तो क्या उनका प्रोनाउंसिएशन ही सुधारने में लग जाते हैं। मुझे पता है कि बोलने के बाद कोई कहेगा वो बताओ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बोला, प्रोनाउंसिएशन, तो क्या करें, ज्यादा अंग्रेज बनना है तो तुम बन लो, लेकिन बच्चा है उसको करना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ये लिखा आस्क्ड, अब किसी के टोन ही है, जैसे सिंपल सा पढ़ेंगे आस्क, अब कोई आ सकड़, सज्जी जी आ सकड़ है, आ सकड़, पढ़ ले आस्कड़ बोल दे तो कछु दिक्कत नहीं है, कर, कोई दिक्कत ना ना, तो तैसे बोल वो आ रहा होता है तो वैसा बोल, आ सकड़ बोल वो आ रहा हो तू आ सकड़ बोल, बोल तो सही, कर तो सही, आएगा। अब जैसे ये लिखा है सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या पढ़ेंगे, विस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, आपने पढ़ लिया विस्ट पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ रही है, आप अमेरिकन टोन में बोल रहे हो, ठीक है, या ब्रिटिश एक्सेंट में बोल रहे, ठीक है, तुम्हारा एक्सेंट क्या है क्या नहीं है वो चले, सारा एक्सेंट धरा का धरा रह जाता है हमारे गांव के बच्चे के सामने, का बिसड़ है सर बिसड़, अब जो बिसड़ है भाई बिसड़ होने दो, सीखे तो वो, ताना लगेगा कि यार जब जब सीखने के बाद भी जब वो कहीं जाएगा और उस वो थोड़ा बहुत अच्छा सीख जाएगा ना, उसको खुद कंपैरिजन लगने लगेगा कि यार मैं इसको ये बोलता हूँ और मैंने ज्यादातर चीजों में मैंने देखा है लोगों को बोलते हुए भी देखा हुआ है, ये विज्ड होता है, तो मैं अब अपनी टोन सुधार, तो उसके उसको मतलब सिखाने के नाम पर पहले से ही इस तरीके से कर दिया तभी इंग्लिश बेकार हुई है, वरना इंग्लिश में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश चीज नहीं है। ठीक है जैसे बोल रहा है वैसे बोल, हिंदी में बिस्किट किसको कहते हैं, बिस्किट बिस्किट होता है ना, हिंदी में ही तो बोलते हैं, जो बच्चा बचपन से बिस्किट समझ में आता है वो भी बिस्किट नहीं बोल पाता, बिस्कुट बोलता है, तो हिंदी में सुधार लो अब उसको। शर्ट होता है ना, शर्ट, बुस्कट, बुस्कट होता है, तो क्या करोगे, वो जाने दो, आधे से आना तो इसीलिए इंग्लिश नहीं सीख पाया, बच्चे आते हैं जो पढ़ते हैं, मैं तो कह देता हूँ तुझे क्या पढ़ना आ रहा है जी, क्या लिखा है, कि सर विसर्ड लिखा है, अब विसर्ड पढ़ लिया ना, खुश है तू, बोले हाँ खुश है, अब पढ़ ले कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन उसको समझ आ जाएगी कि ये जो वर्ड है ऐसे नहीं बोला जाता, वो उस दिन और अच्छी सीख लेगा, पर अभी उसको इतना सीखो कि ताकि उसको इंग्लिश से नफरत ना हो। तो यहाँ पर ये लिखा है मे, सबसे पहले आप उठाइए मे का क्या होता है, माइट, आप उठाओ माइट कहाँ कहाँ है, ये सुड है हटा दीजिए, मे है हटा दीजिए, इसमें तो आई नहीं है हटा दीजिए, आंसर, बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन लिखा है वेयर डू यू लिव, आस्क द स्ट्रेंजर, कोई बात नहीं, ये उल्ट ये सेंटेंस जो है ना आरबी और आरएस में इंटरचेंज कर दिया, एक्चुअल में ये सेंटेंस होना चाहिए द स्ट्रेंजर, और ये लिखा आस्क्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर और डू यू, और ये लिखा लिव, ठीक है, और लास्ट में कॉमा इनवर्टेड कॉमा और ये क्लोज, अब सही। अब ये फिर से इंटरोगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, डबल इंटरोगेटिव, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस आप बना लो, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे ही अपन ने इसको देखा तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्या हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का क्या, सिंपल, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आप केवल क्या करो सेकेंड फॉर्म देखो कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉज है, डिड है, और ये तो उल्टा ही लिख दिया, तो ये तीनों तो हट ही गए, तो आंसर पहला ही बचा, और वैसे भी आंसर दिख ही रहा था, पर मैं ऑप्शन काटने के हिसाब से जा रहा था इसलिए मैंने तीन काट दिए, तो भी आंसर हमारा पहला ही गया। द स्ट्रेंजर आस्क की जगह आस्क, और वेयर की जगह कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह वेयर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो यू लिखा है वो यू किससे ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई मानेंगे, और लिफ्ट का सेकंड फॉर्म क्या, और लिफ्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा लिफ्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई है। देखिए अब जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है, ग्रामीण से हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना मतलब
काफ़ी डिफिकल्ट लगता है और वो बहुत प्यारी सी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और ये तो क्वेश्चन कराने का जो तरीका है, इसके इसके आधार पर अगर आप देखोगे तो अभी जो टॉपिक है वो और ज़्यादा डिटेल में और बिल्कुल हिंदी मीडियम के हिसाब से पढ़ाता हूँ मैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश 2026 में एसएससी सीजीएल के लिए अच्छी करना है, तो वो मेरे एप्लीकेशन द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में लाइव क्लास को, पेड कोर्स करके लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स करके लाइव क्लास को ज्वाइन करके आप बढ़िया इंग्लिश सीखे और अपना एसएससी का जो एग्जाम है उसको क्रैक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।